अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आई नो कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो को बना रहा हूँ, कुछ मसरूफियात बीच में चल रही थी, लेकिन फाइनली वी आर बैक। बात करते हैं पहली अपडेट की। तो आपको पता है कि इलोन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया। उससे लेके ना जब तक उसने बाय किया काफ़ी ज़्यादा अजीब खबरें आ रही हैं और ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी चल रही हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने तकरीबन ना 70 से 80% जो एम्प्लॉयज़ थे उनको निकालने का फैसला कर लिया और मोस्टली जो इंडियंस थे जो कि ट्विटर को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को बैन किया जा रहा था। पाकिस्तान का जितना भी कंटेंट था उसको काफ़ी फिल्टर आउट किया जा रहा था। अगर हम लोग स्पेशली तौर पर कश्मीर की बात कर लेते हैं, उसके रिलेटेड जितनी भी ट्वीट्स होती थी वो काफ़ी हद तक अपलोड नहीं की जा सकती थी, उनको फिल्टर कर दिया जाता था। वो सारा का सारा जो सिनेरियो हो रहा था वो ट्विटर के ऊपर इंडियन एम्प्लॉयज़ की वजह से हो रहा था। उनका जो CEO था वो भी उन्होंने निकाल दिया हुआ और इलोन मस्क ने ये कहा था कि जो बर्ड है ना वो फ्री हो चुका हुआ है। उसको भी काफ़ी ज़्यादा रेजर्वेशंस थी कि कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट किया जाता है, उसके ऊपर पाबंदी वगैरह लगाई जाती है। तो ये काम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि इंडियंस अगर जाएंगे तो जो हमारा कंटेंट है वो इतना ज़्यादा जो अनबाइज हम लोग चीज़ें ना वो देख सकेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा था कि आपको चेक मार्क मिलेगा, उसके लिए आपको $8 पे करने पड़ेंगे पर मंथ। इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बैकलैश दिया, लेकिन भाई इलोन मस्क ने कहा जो मर्जी आप फीडबैक दे लो, जो आपने कहना है कह लो, लेकिन आपको $8 पर मंथ तो देना ही पड़ेंगे। इसको काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है $8 पर मंथ के लिए। अब भी जो इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सामने नहीं आई कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, क्योंकि जो फेक अकाउंट्स हैं ना उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा मसला है कि किसी और के नाम के ऊपर अगर कोई बंदा वेरीफाइड अकाउंट करवा लेता है तो जो ऑथेंटिसिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होगी। लेट्स सी किसके रिलेटेड क्या चीज़ें सामने आती हैं। एक अच्छी चीज़ और भी आ रही है कि आपको पता है कि पहले टेक्स्ट की लिमिट होती थी, आप ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख सकते थे, अब उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। आप जितना मर्जी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हो। इसके रिलेटेड इलोन मस्क ने ट्विटर के ऊपर ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दी हुई है, क्योंकि काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। नहीं तो साथ में स्क्रीनशॉट या फिर पूरा जो थ्रेड है वो बनाना पड़ता था। अब मुझे लगता है कि ये आपको आसानी होगी आप अगर कोई लंबी शंबी बात लिखना चाह रहे हो तो। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने लंबी चीज़ की बात की है तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक स्मार्टफोन की, जिसके अंदर भाई रियलमी वाले भी काफ़ी एक लंबा जंप मारने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर Realme 10 Ultra की। अब जो Realme 10 पूरी सीरीज है ना, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही है, काफ़ी मिक्स टाइप की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, चाइना के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, डिफरेंट स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे। हम लोग उनके ऊपर मे भी डेडिकेटेड वीडियो कर लें, लेकिन ये वाली जो अपडेट है ये स्पेसिफिकली Realme 10 Ultra के बारे में, जिसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक OLED डिस्प्ले होगा जो कि कर्व डिस्प्ले होगा। अब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि क्या Realme 10 सीरीज के अंदर OLED डिस्प्ले आएगा, मतलब OLED तो आएगा, कर्व डिस्प्ले आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैंने कहा था कि नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनली तौर पर मुझे लगता है कि जो इतना ज़्यादा वो यूज़फुल नहीं है, उसके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, मसले हैं, वो काफ़ी ड्यूरेबिलिटी को लेकर कंप्रोमाइज़ करता फ़ोन को। तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि Realme वाले कर्व डिस्प्ले को यूज़ करेंगे, लेकिन भाई कर रहे हैं। आई वॉज रॉन्ग, मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो फ्लैगशिप कंपनीज ने भी फ्लैगशिप फ़ोन जो आते थे उनके अंदर पहले कर्व डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो किया, बाद में अभी फ्लैट फ़ोन्स ही आ रहे हैं, मतलब कर्व डिस्प्ले का काफ़ी मसले मसाइल हैं। आई एम नॉट श्योर कि Realme वाले कर्व डिस्प्ले को क्यों यूज़ करें हैं, देखने के अंदर काफ़ी अपीलिंग लगता है लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। अब ये वाला जो स्मार्टफोन भी है ना Realme का, मुझे इसके ऊपर देखकर भी जो Realme की समझ है वो नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकेशन सुनते हो तो Snapdragon 8 Gen 2 का ये प्रोसेसर लगा रहे हैं, कर्व डिस्प्ले कर रहे हैं, 120 डेफिनेटली रिफ्रेश रेट होगा, 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि इसकी प्राइस वो कहाँ पर रखने वाले हैं, कहाँ पर इसको प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर आप मिड रेंज से ऊपर जाते हो ना तो क्या Realme वाले इस स्मार्टफोन को प्रोग्रेस करवा सकते हैं मार्केट के अंदर, क्या इसकी डिमांड होगी, या फिर Realme वाले भी एक्सपेरिमेंट करें इन्फिनिक्स की तरह कि अपना जो प्राइस सेगमेंट है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, क्योंकि इन्फिनिक्स का आप लोगों को पता है कि वो पहले 25 से 30 हज़ार के अंदर बेस्ट सेलिंग होते थे, उनके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बिकते थे, लेकिन अब उन्होंने जो अपना प्राइस सेगमेंट है वो 60 हज़ार को टच कर लिया हुआ है और रिस्पॉन्स इतना खासा अच्छा नहीं मिल रहा। मिड रेंज की ब्रांड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि वो अपर टियर के फ़ोन्स की सेगमेंट की जो मार्केट है उसके अंदर जा सकें। लेट्स सी के Realme वाले क्या करते हैं और ये स्मार्टफोन की प्राइस एक्चुअल में कितनी होती है। आई एम नॉट श्योर कि ये आएगा पाकिस्तान के अंदर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली मे बी Realme 10 और 10 Pro ही आ जाएं और उसके ऊपर वाला कोई भी फ़ोन ना आए। इसके बाद मूव कर नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कह रहे हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra के कैमरा का जो मेन्यू होता है उसका पूरा एक स्क्रीनशॉट सामने है, जिसके अंदर आप देख सकते हो क्लियरली तौर पर कि सैमसंग वाले भी 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर को यूज़ करने वाले हैं। जो चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर
अपडेट थी, सैमसंग ने ये वाला सेंसर खुद ही बनाया है, वो लाइक इसको यूज़ करेंगे फॉर श्योर। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि रेडमी ने भी 200 मेगापिक्सल के सेंसर को यूज़ किया है, उसके बाद रियलमी वाले भी यूज़ कर लेंगे, बीच में भी वीवो भी इसको यूज़ कर लें। सैमसंग इसको अल्ट्रा के अंदर यूज़ करता है या फिर तीनों के तीनों फोन के अंदर यूज़ करता है, ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन अल्ट्रा के अंदर 200 मेगापिक्सल आने वाला है। और जो पिक्सल्स होंगे, जो रेजोल्यूशन होगी, अब मे बी 8K से कोई 10K तक वीडियो को ले जाएं, इसके बारे में कोई चीज़ क्लियर नहीं की जा सकती, लेकिन पिक्चर्स के अंदर तो 200 मेगापिक्सल फॉर श्योर आने ही वाला है। उसके बाद सीधा जो जंप लगेगा ना वो 600 मेगापिक्सल के ऊपर लगने वाला है, क्योंकि हम लोग इस रिपोर्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैमसंग वाले ही 600 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीच में कोई 300, 400, 450, 500 मेगापिक्सल नहीं आएगा। 200 के बाद सीधा जंप 600 मेगापिक्सल के ऊपर ही लगने वाला है। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब पाकिस्तान के अंदर जो कोविड का सीन है ना, काफ़ी देर से ख़त्म हो चुका हुआ है, हमें कोई कोई लॉकडाउन शॉकडाउन कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन चाइना के अंदर जो कोविड का सीन है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी ख़राब है। वहाँ पर लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग जा नहीं पा रहे, वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन करनी है किसी प्रोडक्ट की वो जाहिर सी बात है आपको फैक्ट्री के अंदर जाना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ एप्पल ने ऑफिशियली तौर पर कह दी है कि उनके जो आईफोन 14 प्रो और जो प्रो मैक्स है उनकी प्रोडक्शन के अंदर डिले आ रहा है कोविड की वजह से, जिसकी वजह से जो शिपमेंट्स हैं, जो डिलीवरीज हैं वो लेट हो सकती हैं, स्टॉक के इश्यूज आ सकते हैं। अब अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, तो पाकिस्तान के अंदर आपको मसला मिलेगा, डिले होंगे फ़ोन, मतलब पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा। डिले तो खैर नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऑफिशियली तौर पर आते नहीं है। इसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइजेज़ हैं ना इन फ़ोन्स की वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाली हैं। हम लोगों ने पहले देखा था कि ऑन शोन ख़त्म हुआ था, मार्केट काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गई थी, डॉलर के रेट के हिसाब से हमें ठीक फ़ोन मिल रहे थे। लेकिन अब अगर ये ऑफिशियली तौर पर एप्पल ने बात कर दी हुई है, विच मीन्स के जो सिनेरियो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आप लोगों ने कोई फ़ोन चुन लिया प्रो या प्रो मैक्स वगैरह तो आप ले सकते हो। फ्यूचर के अंदर जो प्राइस है वो डेफिनेटली अप होगी ही होगी। चाइना के अंदर से न्यूज़ इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका जो मीडिया वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, सोशल मीडिया भी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही चल रही है। अगली जो अपडेट है वो भी आईफोन्स के रिलेटेड ही है। अब अगर आप लोग आईफोन 13 सीरीज़ का या फिर 14 सीरीज़ का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मे बी आपने जब iOS 16 के ऊपर अपग्रेड किया हो, आपको कोई बग मिला हो या ना मिला हो, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर अगर आपको कोई बग मिलता है जिसके अंदर आपकी जो स्क्रीन है वो ग्रीन हो जाती है फ्रंट के ऊपर और जो डिस्प्ले है वो फ्रीज हो जाता है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये बग आया हुआ आईफोन 16 iOS 16.1 वगैरह के अंदर इसको बहुत जल्द रिजॉल्व कर दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो यूजर्स हैं 13 सीरीज़ के और 14 सीरीज़ के इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये ऐसा वैसा कोई मसला आता है ना तो आपने मार्केट के अंदर नहीं जाना, उसका मसला नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का बग है, इसको नेक्स्ट अपडेट के अंदर मतलब सॉल्व कर दिया जाएगा। और ये इतने ज़्यादा लोगों को आ भी नहीं रहा, कुछ रैंडम यूजर्स ने ये चीज़ रिपोर्ट की है, तो अगर आपके पास आता है तो डोंट पैनिक। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है स्टारलिंक के बारे में। अब अच्छा, जब स्टारलिंक इनिशियली तौर पर आया था ना, जो इसकी मार्केटिंग चल रही थी, वैसे तो इन्होंने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की, लेकिन ये चीज़ कही जा रही थी कि आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, आपने जितना भी डाटा यूज़ करना आप वो कर सकते हो। लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट मारा है, इन्होंने डाटा कैप लगाने वाले हैं, लाइक लिमिट लगाने वाले हैं। ये चीज़ कही जा रही है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो यूएसए की जो स्टेट्स हैं और जो कनाडा है उसके अंदर 1 टेराबाइट यानी कि 1000 GB के डाटा की लिमिट लगा दी जाएगी। इससे ऊपर अगर आपने यूज़ करना डाटा तो आपको काफ़ी स्लो स्पीड मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लाइक 1 GB के लिए 25 सेंट्स पे करने पड़ेंगे। और 1 टेराबाइट अगर आपने एक्स्ट्रा डाटा यूज़ करना तो आपको $250 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी। तो जो अगर हम लोग इस पूरी सिचुएशन के ऊपर देखते हैं ना तो काफ़ी एक वियर्ड चीज़ है। लाइक अगर मैं अपने पर्सनल डाटा यूज़ की बात करता हूँ ना तो मेरा एक मंथ के अंदर जो डाटा ना वो 1200-1300 GB तक पहुँच जाता है और मेरा कोई इतना खास ज़्यादा डाटा मतलब यूज़ भी नहीं होता, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल यूज़र। लेकिन मेरे से अगर आप लोग ऊपर वाले मतलब के सेगमेंट के अंदर जाते हो ना तो लोग काफ़ी ज़्यादा डाटा को यूज़ करते हैं और एक मंथ के अंदर 1 टेराबाइट का डाटा इज़ नॉट लाइक इनफ। और जो एक्स्ट्रा भी आपको ये डाटा दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अगर ये आता है पाकिस्तान वगैरह के अंदर तो मुझे ये टेंशन हो रही है कि भाई इसकी प्राइस कितनी होने वाली है, डाटा कितना ज़्यादा हमें मिलेगा और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि जो डॉलर का डाटा पाकिस्तान का उसका तो आपको आइडिया है ही है। तो जो सिचुएशन है ना वो अभी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अभी इनको मज़ीद सैटेलाइट्स भेजनी है, ऐसी बात
बात है जो मसला सैटेलाइट्स का ही है, इसलिए डाटा लिमिटेड है, जो कनेक्शन है वो इनके बढ़ते जा रहे हैं और स्टेबल होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी का इशू भी काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो एक चीज़ फिर जब लोड पड़ता है फिर डाटा इन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है, थोड़ी सी इंग्लिश भी हमारी अड़ रही है, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो बस लेट्स सी, पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये इनके ऑफिशियल्स के साथ डील भी नहीं हुई, कोई इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं कवर हो रहे, मतलब वो बीच में ही चल रहे हैं। जो स्टारलिंक का वो टोटली तो ऊपर हट गया, उनकी सैटेलाइट्स ऊपर घूम शूम रही हैं, नीचे जो मसला है हमारा अंदर जो सैटेलाइट्स क्रैश हो रही हैं आपस में, वो जब तक मसला सॉल्व नहीं होगा कोई भी कंपनी डील नहीं करेगी। और पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ना वो भी 5G के ऊपर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसलिए जो स्टारलिंक है ना मजीद सैटेलाइट्स भेज रहे हमारे पास, जब आए तो सस्ता होकर ही आए, क्योंकि हम लोग इतना महंगा वैसे भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर एज़ कम्पेयर टू जो और हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं काफ़ी महंगा होगा। इसका फ़ायदा मुझे पर्सनली तौर पर ये लगता है कि भाई जहाँ मर्जी जाओ, नारायण का सवास निकल जाओ, KP के K2 के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर जाकर वीडियोस बनाते रहो, आपको भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सैटेलाइट के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो बस बहुत होगी हमारी डिस्कशन, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल भाई मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान पहुँच गया, मतलब सेमीफाइनल के अंदर, विच मीन्स के ये कौन कॉल कर रहा है यहाँ पर, विच मीन्स के मिरेकल कुछ भी हो सकता है। अपने टेंशन लेनी, ज़िंदगी में हौसला रखना है और अपने आप को पाकिस्तान की टीम जैसा बनाना है। मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ, अजाने हो रही है मेरे ख्याल में। इस वीडियो को खत्म करते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।